इधर लग रहा है, इन दोनों पे करंट की डायरेक्शन एक तरफ है, तो फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्शन या रिपल्शन? अट्रैक्शन का फोर्स इसके लिए इस तरफ होगा ऐसे, इसके लिए इधर, पर इसके लिए इस तरफ। तो ये अट्रैक्शन का फोर्स कितना होगा? इसका फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला बताइए। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू कितना होता है? I1 I2 अपॉन 2πr। इसमें I1 I2 कितना लेंगे? 20 and 40, mu naught upon 2πr, and this will be 20 into 40, 800। ये आ गया F upon L जो इस तरफ काम करेगा, लेट्स कॉल इट F1, जो कि इधर काम करता है F1। हम सिर्फ इसी कंडक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, बाकी दोनों के फोर्सेस नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ इसके लिए पूछा गया है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन F पर ये फोर्स इसके अट्रैक्शन के कारण इधर काम करेगा, ये हमने काउंट किया। अब ये जो दोनों हैं इन्हें देखिए, इनके फोर्सेस कैसे हैं? अट्रैक्शन या रिपल्शन? रिपल्शन। अगर रिपल्शन फोर्सेस हैं तो ये इधर जाएगा और इस पर फोर्स इधर काम करेगा, ये रिपल्शन हुआ। ओके, ये फोर्स कितना होगा? अगेन दिस इज F2 और ये F अपॉन L, mu naught upon 2πr, and this will be I1 I2 40 into 60, 2400। ये F2 और इसकी डायरेक्शन इस तरफ। अब इसके कारण फोर्स इधर काम करता है, इसके कारण फोर्स इधर काम करता है, तो इस पर दोनों फोर्स इस तरफ काम कर रहे हैं, इसलिए इस पे नेट फोर्स किधर होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? बी, इन द प्लेन ऑफ पेपर टुवर्ड्स लेफ्ट। ये डायरेक्शन है इन द प्लेन ऑफ पेपर लेफ्ट, इन द प्लेन ऑफ पेपर राइट, और इन द प्लेन ऑफ पेपर अप, इन द प्लेन ऑफ पेपर डाउन, और अंदर वाले को क्या बोलेंगे? नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर। और ये क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऊपर की तरफ। तो ये इन्होंने सारे ऑप्शन दिए थे, ऊपर की तरफ काम करता है, अंदर की तरफ काम करता है, लेफ्ट करता है या राइट। तो हमारा आंसर क्या आया? इट वर्क टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज इन द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, ये तरीका समझ आ गया? ओके, इसमें हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट आई फ्लो हो रही है, और एक ये रेक्टेंगल है, इसमें भी आई फ्लो हो रही है। तो इन चारों में से क्या सिचुएशन होगी? कौन सी? सी। इसे आप कहना चाहते हैं? ओके, सेम प्रोसीजर, ये दोनों पैरेलल हैं, फोर्स किधर लगेगा? देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के कारण ये इधर आएगा। इन दोनों में रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन के कारण ये इधर जाएगा। इसमें और इसमें क्या होगा? क्यों? स्प्रिंग, मुझे बताइए, इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? किस डायरेक्शन में? इसमें इधर फोर्स लगेगा? नो। देखिए, फोर्स के लिए आपको क्या दो चीजें चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन। ये डायरेक्शन किसकी है?
करंट की। तो अब और किसकी डायरेक्शन चाहिए हमको? मैग्नेटिक फील्ड की। अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। अगर इधर होगा तो इधर, इधर होगा तो इधर। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, नो फोर्स। तो ये तो निकालिए कि मैग्नेटिक फील्ड लगेगा किधर, तब जवाब दीजिए। किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है? आंसर है इसके कारण बन रहा है। इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा बताओ? इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा? किस लॉ से देखेंगे आप? राइट हैंड पाम लगाइए अंदर की तरफ, करेक्ट। ये राइट हैंड पाम रूल, ये करंट जा रही है और ये अंदर की तरफ। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। इस पे 90 डिग्री है तो फोर्स तो लगेगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, इधर करंट जा रही है, ऐसे करंट जा रही है, फोर्स किधर लगा? ऊपर की तरफ। ये फोर्स लगेगा ऊपर। अब इसमें बताइए मैग्नेटिक फील्ड से कंडक्टर यहां मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और करंट इस तरफ है, ये करंट इस तरफ है, तो फोर्स किधर आ गया? नीचे। ये फोर्स। तो ये दोनों फोर्स कैसे होंगे? इक्वल एंड अपोजिट। सो F2 और F4 आपस में इक्वल है और अपोजिट है, दे कैंसल ईच अदर। तो नेट फोर्स कौन से बचे? F1 और F3। क्या ये दोनों फोर्स या ये दोनों फोर्स, इसमें से कोई भी जोड़ी फोर्स की टॉर्क बनाती है? टॉर्क बनाना मतलब क्या होता है? घुमाना। कैसे टॉर्क बनता अगर बनाते? तो देखिए इस पर अगर फोर्स इधर लगता और इस पर फोर्स इधर लगता तो ये ऐसे घूम जाता, समझ आएगा? इस पर अगर फोर्स अंदर लगता और इस पर बाहर लगता तो ऐसे घूम जाता। लेकिन ये कैसे हैं? कोलिनियर। ये ऊपर की लाइन और उसी लाइन में ये नीचे, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, टॉर्क नहीं बनाएंगे। ठीक है? और वैसे ही ये भी टॉर्क नहीं बनाएंगे। अब इसमें से चेक करते हैं, रोटेट अबाउट एन एक्सिस। तो क्या ये रोटेट होगा? नहीं होगा। कब रोटेट होता? जब ये फोर्स किधर काम करता? इस तरफ, और ये फोर्स किधर काम करता? अंदर की तरफ। तो ये ऐसे रोटेट होता, वो नहीं हो रहा है, इसलिए ये रोटेट नहीं होगा। मूव अवे फ्रॉम द वायर, उस तरफ। इस तरफ ये कब जाएगा? जब F3 F1 से बड़ा हो जाए। तो बड़ा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए फोर्स कैसा होगा? कम। फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r। ये I1 I2, ये रहा r। अगर r ज्यादा है तो ये फोर्स कम हो जाएगा, r कम है तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो ये फोर्स वीक है, ये वाला फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तो नेट फोर्स किधर आएगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। सो वी गेट इट, दिस विल मूव टुवर्ड्स वायर, इस तरफ ये मूव करेगा। स्टेशनरी कब होता? ये दोनों फोर्सेस इक्वल है। अगर ये दोनों भी इक्वल हो जाते तो ये क्या रहता? स्टेशनरी। तो इसलिए स्टेशनरी भी नहीं है, ये भी नहीं है। दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये जेई लेवल का क्वेश्चन है। ये टॉपिक आपने किया हुआ है, थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में सोचिए।
थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करिए बनता कैसे है। इसका रेडियस है a एंड ये एक लॉन्ग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है ये इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये डिस्टेंस है a। इन्होंने ये पूछा है कि इस लोकेशन पर, ये लोकेशन, ये एक्सेस है, यहां से ये लोकेशन कितनी दूर है, दिस डिस्टेंस इज a/2। यहां कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है v1। दूसरी लोकेशन कहां है, 2a। 2a इसके बाहर आ जाएगा और ये 2a, ये रहा a और एक a और ये है 2a। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड v2 है। आपको बताना है v1 और v2 का रेशियो क्या है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट a/2 एंड 2a, यानी आपको v1 और v2 की वैल्यू बतानी है, इसमें से कौन सी है। इट इज अ वेरी सिंपल एंड वेरी प्रिलिमिनरी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये दोनों डेरिवेशन आपने किए हुए। पर अगर आपको रिजल्ट याद नहीं है तो कॉपी थोड़ा पीछे पलट के देखिए। एक में मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के अंदर है और एक में बाहर। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ये किया है, बस दोनों का फॉर्मूला याद है आपको, उसको बता दीजिए। अंदर वाले का क्या फॉर्मूला है, स्मॉल r दोनों में आता है। एक बार r की वैल्यू क्या लेंगे, a/2 और एक बार r की वैल्यू क्या लेंगे, 2a। अंदर का फॉर्मूला अलग है, बाहर का अलग है। अब वो दोनों फॉर्मूले निकालिए और बताइए। ओके, बाहर का फॉर्मूला आप सबको याद है, μ0I/2πr। अंदर के लिए हमने फॉर्मूला बनाया था μ0I/2πr² एरिया मल्टीप्लाइड बाय r। ये फॉर्मूला था। इनसाइड कितनी दूरी पर, r दूरी। अब इन दोनों फॉर्मूलास में वैल्यू को प्लेस करते हैं और हमको इन दोनों का ये चाहिए रेशियो क्या होगा। यहां पर ये क्या चीज है, रेडियस ऑफ द कंडक्टर। यहां r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू यहां पर है a। इस फर्स्ट केस में हमने ये r कितना लिया है, a/2। ये फर्स्ट केस, इस केस में। अब इससे आप v1 की वैल्यू निकाल कर बताइए कितनी आएगी। μ0/2π वैसे पड़ा रहने दीजिए, i को वैसा ही रहने दीजिए और r² और r में a की वैल्यू रखो और इसको बताओ। μ0I, this is a/2 and this is 2π r²। r² is a²। So this is a, cancel, and μ0I/4π a यहां पर आ गया और इसमें हमने r की वैल्यू क्या रखनी है, तो आंसर है 2a। 2a तो ये कितना हुआ, μ0I/, इसको 2a रखा, 2 × 2 4, 4π a। ये किसकी वैल्यू आ गई, v2 की। अब ये वाला एक्सप्रेशन देखिए और ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, क्या हुआ, दोनों का रेशियो कितना होगा, यस, बोथ आर सेम। तो रेशियो क्या हुआ, 1:1। तरीका समझ आया। देयर इज नथिंग स्पेशल, कोई स्किल नहीं लगानी है, सिर्फ आपको अपना याददाश्त लगानी है कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं। फॉर्मूला याद है, बन जाएगा। Four charged particles are projected perpendicular into a magnetic field with equal speed
कहीं पर एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और इसके परपेंडिकुलर हमने चार्ज पार्टिकल को भेजा, तो हम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, उसका पाथ कैसा रहेगा, इट विल स्टार्ट मेकिंग सर्कल्स। ये तो हमको मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई भी चार्ज पार्टिकल जाएगा, इट विल स्टार्ट मेकिंग सर्कल। ओके, विच विल हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है यहाँ, कितने कम टाइम में, नो, 1 सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल्स, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, ये आपको निकालना है। तो इसमें फिर से वही चीज है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको कौन सा नॉलेज काम आएगा, साइक्लोट्रॉन के पहले आपने बहुत से फॉर्मूलाज किए हैं, उसमें एक फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का भी है, टाइम का भी है। टाइम और फ्रीक्वेंसी 1/t = फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो या तो वो फॉर्मूला पीछे से निकालिए, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, उससे कम टाइम में आप उसको डिराइव कर लेंगे। तरीका याद है, mv²/r = qpb। उससे v निकालिए, v से ओमेगा निकालिए, ओमेगा से पता चल जाएगा बस। ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, दैट इज mv²/r = qpb। ये किसका फॉर्मूला है, फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, इसमें v किसके बराबर हुआ, v = एक v कैंसल और एक v बचा, दैट इज qBr/m। इस v को हमने कर दिया r ओमेगा। r ओमेगा इज इक्वल टू qBr/m, फिर r को भी कैंसिल कर दिया, सो ओमेगा इज इक्वल टू qB/m। इसमें b क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड। चारों पार्टिकल एक जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं, तो ये तो हो गया कांस्टेंट, चारों के लिए एक जैसा। अब ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी, भले एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो, है तो फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है, Q/m। हमको मिनिमम निकालना है कि मैक्सिमम, मिनिमम। तो किसका Q/m मिनिमम होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। अब हर एक का Q/m देखिए और बताइए किसका Q/m सबसे छोटा है। प्रोटॉन का Q कितना होता है, प्रोटॉन E अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। दूसरा कौन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन E मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा इन दोनों को कंपेयर करिए, कौन छोटा कौन बड़ा। ये वाला मास बहुत छोटा होता है इससे, अगर इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये क्वांटिटी कैसी हो गई, बहुत बड़ी होगी, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब इसी बेसिस पर लिथियम और हीलियम लीजिए। लिथियम का चार्ज कितना, किसी को मालूम है लिथियम का चार्ज कितना। हाँ, हमको लिथियम से मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है, कितना चार्ज दिया गया है, 1+, so this will be E, mass of lithium, और उसके लिए अगेन इट इज E, mass of helium। अब हर एक के ऊपर आप देख रहे हैं क्या चीज है, E। तो सिर्फ हमको किसको कंपेयर कर लेना है, डिनोमिनेटर। मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा। किसका है सबसे बड़ा, हाँ, उसमें ज्यादा सोचने का कहाँ है, सबसे बड़ा कौन है, लिथियम, बिकॉज इट हैज गॉट a large number of protons।
प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब मिलाकर है, और हीलियम में सिर्फ कितने होते हैं? 2 + 2 4, लिथियम में 4 से ज्यादा होते हैं। याद है कितने होते हैं? लिथियम कहाँ आता है पीरियोडिक टेबल में? हाँ, तो कितने प्रोटॉन कितने होते हैं उसमें? और न्यूट्रॉन 3 and 3 6, तो ये 6 है, ये 4 है, ये इलेक्ट्रॉन तो कोई नहीं है, और प्रोटॉन 1 है। तो सबसे छोटा कौन हुआ? छोटा रेशियो ये वाला। मास सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन, मास सबसे बड़ा लिथियम, इसलिए E/m रेशियो हमको क्या चाहिए? मिनिमम। तो मिनिमम E/m किसका आया? लिथियम। और यही हमको देता है Q/m मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम। तो आंसर क्या आएगा? मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलोंग्स टू लिथियम। ठीक है, एंड दिस इज वेरी लॉजिकल। हर एक के पास चार्ज कितना है? एक समान E, इसलिए सब पर फोर्स कितना लगेगा? एक समान QVB। सब पर फोर्स एक समान हो गया। अगर सब पर फोर्स एक समान है तो कौन सी चीज धीरे धीरे चलेगी? जो सबसे भारी है। जो सबसे भारी है वो स्लो चलेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम रहेगी, तो सबसे भारी लिथियम। ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है निकालने का। ये भी कुछ साल पहले ऑल इंडिया PMT में आया था। In a mass spectrometer, ions are initially accelerated by electric potential, then made to describe semicircular path of radius r using magnetic field B. If P and V are kept constant, then what is the ratio? Charge upon mass. Charge upon mass ratio मतलब Q/m। Q/m का आपको फॉर्मूला निकालना है और ये बताना है कि वो किसके प्रोपोर्शनेट है। वहां पर R कहां पर आता है? R² आएगा कि R आएगा? ये आपने मुझे बताया QVB इज इक्वल टू mv²/r। ठीक, फिर ये m को इधर कर दिया आपने, तो Q/m इज इक्वल टू ये V/dr। ये R क्या है? रेडियस। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। B कांस्टेंट है, करेक्ट। तो Q/m, ये V क्या है? अच्छा, mv²/r में V क्या है? वेलोसिटी। इज वेलोसिटी ए कांस्टेंट? कहीं दिया? वेलोसिटी कांस्टेंट है ऐसा कहीं दिया है क्या? नहीं दिया। Oh, this, sorry, I should have made it clear. V, voltage. This is potential difference. कहाँ है ये? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, और ये V कैसा है? कांस्टेंट। ये वाला V कांस्टेंट नहीं है। अगर ये V कांस्टेंट नहीं है तो Q/m किस पर डिपेंड करता है? V पे। अगर आप किसी एक क्वांटिटी से किसी का प्रोपोर्शन देखना चाहते हैं तो उस क्वांटिटी को छोड़कर बाकी सबको कांस्टेंट करिए। अदरवाइज आप बोलेंगे R डबल हो गया, Q/m आधा हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि जब R डबल होगा तो V 4 गुना हो जाएगा। वी डोंट नो, क्योंकि V कैसा है? वेरिएबल। इसलिए पहले इंश्योर करिए कि बाकी सब क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट। ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। तो देखिए
ये सोचने का तरीका बिल्कुल ठीक है। Q अपॉन m हमको चाहिए, खाली हमको प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये जो v फॉर वेलोसिटी है इसकी जगह हमको कुछ ऐसा टर्म रखना चाहिए जो कांस्टेंट हो। वो टर्म आपको पहले वाले सेंटेंस से मिलता है। क्या बोलता है ये? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, आयंस आर इनिशियली एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। अगर एक आयन का चार्ज Q है तो V पोटेंशियल में इसको ले जाते हैं तो Q इंटू V किस चीज का फॉर्मूला है? दैट इज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। याद आया? V का फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन Q। तो Q इंटू V क्या हुआ? W, दैट इज वर्क डन। सो व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज एनर्जी ऑफ ए चार्ज Q which is placed in a location where potential is V। तो कितनी एनर्जी होती है उसके पास? Q इंटू V। इसी एनर्जी को अगर हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करें तो ये कितनी हो जाएगी? हाफ mv। ये वोल्टेज को हम V कर लेते हैं। फिर से सुनिए, जो हमने आयन लिया उस आयन का चार्ज कितना है? Q। उसको एक्सेलरेट किया, एनर्जी किससे दी? पोटेंशियल V से। कितनी एनर्जी उसको मिल गई? QV। इस QV एनर्जी से हमने निकाला ये पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। कितनी काइनेटिक एनर्जी में? हाफ mv स्क्वायर। इस काइनेटिक एनर्जी के साथ ये बाहर निकला और ऐसा घूम गया। क्यों? क्योंकि बाहर में मैग्नेटिक फील्ड था। उस मैग्नेटिक फील्ड में आपको याद आ रहा होगा साइक्लोट्रॉन। ओके, साइक्लोट्रॉन में हम ऐसे Q को निकालते हैं, पोटेंशियल है V, तो कितनी एनर्जी लेके जाएगा वो? Q इंटू V। जब मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो ऐसा घूम जाएगा। उसके पास उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है किसमें कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv स्क्वायर। तो ये हमको एक इक्वेशन मिला फर्स्ट से, हाफ mv स्क्वायर। अब यहां पर आप देखिए, किसी की वैल्यू रख दीजिए, V की वैल्यू या V, हाँ यहां पर V की वैल्यू क्या आएगी? देखो, यहां से V की वैल्यू ले लो। V इज इक्वल टू हाउ मच? Q V R अपॉन M। इस V की वैल्यू को यहां रख दीजिए तो Q V इज इक्वल टू हाफ M और V स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते हैं, Q स्क्वायर V स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर। ये ठीक है? दिस इज इक्वल टू, एक M कैंसल हो गया, एक Q कैंसल हो गया, तो ये V है। अब Q अपॉन M को हमने यहां छोड़ दिया, बाकी सबको इधर कर लिया, तो ये क्या है यहाँ पर? ये 2 पर चला जाएगा, 2V अपॉन V स्क्वायर R स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई? Q अपॉन M। Q अपॉन M की वैल्यू हमको चाहिए चार्ज अपॉन मास। अब ये V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट। V कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, तो Q अपॉन M किसके प्रोपोर्शनेट हुआ? 1 अपॉन R स्क्वायर। सो दिस इज अवर राइट ऑप्शन, 1 अपॉन R स्क्वायर। तो एक बड़ी अच्छी बात आपने ये सोची कि Q अपॉन M के लिए आपने वो फॉर्मूला लगाया, कौन सा? QV इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R। दैट इज अ वेरी करेक्ट अप्रोच। उससे आपको Q अपॉन M मिला। लेकिन अगली चिंता हमारी क्या होनी चाहिए कि वेलोसिटी को हमको कांस्टेंट में कन्वर्ट करना। एक चीज। दूसरा, पहले सेंटेंस को हमने कहीं यूज नहीं किया, तो उसको यूज करना है। उसको यूज करने के लिए V वेलोसिटी हमको याद है कि इसमें कहां पर आती है? QV इज इक्वल टू mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। ये चीज आपको फिजिक्स में 10 जगह काम पर आएगी।
फिर से आगे जब हम एटम पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पढ़ेंगे, हर जगह हमको ये पढ़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Q into V, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। सो QV इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इसमें QV का V क्या है? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। हाफ mv स्क्वायर का V क्या है? वेलोसिटी। ये चीज जगह जगह पर हमको जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको देखते ही हमको याद आ जाना चाहिए कि Q चार्ज V पोटेंशियल पे रखा तो उसके पास एनर्जी QV। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेसन है, याद आया? इस तरह से आगे आप बढ़ते जाएंगे तो सारे पिछले न्यूमेरिकल्स के जितने फॉर्मूले आपने बनाए हैं आपको जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि फॉर्मूलाज आपको रटना होना चाहिए, और जब भी लिखने को बोले सब फॉर्मूले आपको लिखते बन जाने चाहिए, तभी आपको क्लिक करेगा कि Q और V दिए हैं तो Q और V से मिला के कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं। उसके बिना आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कॉम्पिटिटिव में काम नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूले एकदम आपके फिंगरप्रिंट्स पे होने ही चाहिए। अभी तक जितने भी हमने 4 न्यूमेरिकल बनाए हैं, चारों में क्या किया है? खाली फॉर्मूला याद करके लिखा है बस। तो इसलिए वो याद होने बहुत जरूरी है। हाँ, इस क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होगा? आंसर है सर्कुलर कॉइल के कारण। सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? U0I/2R। ये हमको मालूम है, लेकिन क्या ये सर्कल कंप्लीट है? कंप्लीट तो है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। देखिए, यहां प्लस से करंट आई, कहां? ए से उसको कहां तक जाना है? बी तक। ए से बी तक जाने के कितने रास्ते हैं? ए से बी तक जाने के 2 रास्ते दिख रहे हैं। ये यहां से ये एक रास्ता है, तो करंट ऐसे जाएगी। इस जंक्शन पर यहां से करंट आ रही है, इस जंक्शन से एक ये रास्ता है और दूसरा ये रास्ता है। अब बताइए, ये पूरी तार एक सर्कल है कि नहीं है? है। ये पूरी जो कंडक्टर है ये एक सर्कल है कि नहीं है? ये जो करंट फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, क्या ये सर्कल है? नहीं है। फुल सर्कल नहीं है। क्या ये फुल सर्कल है? नहीं है। तो ये सर्कल है कि सर्कल नहीं है? हाँ, इसीलिए बोला था सर्कल है पर सर्कल नहीं है। ओके, तो तार का सर्कल है पर करंट का सर्कल नहीं। तो ये डायरेक्शन अलग अलग है। अगर पूरा एक ही डायरेक्शन में चलता तो हमारे पास फॉर्मूला है U0I/2R, पर अब वो फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। इसमें यहाँ पर थीटा एंगल बनाया है, तो उस सेक्शन का फॉर्मूला याद करिए जो हमने बनाया था थीटा के लिए। अच्छा, एक चीज और,
ये जो दोनों करंट्स हैं, ये दोनों करंट इक्वल होंगी या अलग अलग होंगी? हाँ, यहां से इधर से भी करंट जा रही है, इधर से भी करंट जा रही है. लेट अस से दिस करंट इज I1, दिस करंट इज I2. तो I1 और I2 इक्वल है कि अलग अलग है? अलग अलग है. क्यों? वेरी गुड. इस पूरे का रेसिस्टेंस R है, पूरे तार का रेसिस्टेंस R है, जिसमें से इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है. तो अगर इसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का है वो लगा हुआ है V. लेकिन इस करंट के लिए I2 के लिए V अपॉन इसका R और इसके लिए V अपॉन इसका R1 और ये है R2. R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कैपिटल R. तो R1 और R2 अलग अलग है क्योंकि उसकी लेंथ अलग अलग है. इसलिए I1 और I2 भी कैसे होंगे? अलग अलग होंगे. ठीक है. तो अब आपको पहले ये सेटल करना है कि यहां से जो करंट I आती है उसमें से कितनी इसमें से जाती है, कितनी इसमें से जाती है. ये वाली करंट यहां कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, ये करंट यहां कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाती है. दोनों की डायरेक्शन एक तरफ है तो ऐड होगा, अपोजिट है तो माइनस होगा. इतना सब करने के बाद में आप यहां फाइनल मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे. तो इसको शुरू करिए. हमारा मैग्नेट हमको फाइनली निकालना क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर. मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट I अपॉन 2R. ये किसके लिए है? फुल सर्कल. थीटा एंगल के लिए हम क्या करते हैं? दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय 360 एंड मल्टीप्लाइड बाय थीटा. अब ये किसके लिए हो गया? थीटा एंगल के लिए. समझ आया? ये पूरे में सेंटर पर कितना एंगल बनता है? 360. तो हमने 360 से डिवाइड किया और थीटा एंगल लेना है तो कितना लिया? थीटा. ये हमारा फॉर्मूला है एक सेक्शन के लिए. अगर हम ऐसा ले रहे हैं तो यहां मैग्नेटिक फील्ड लेना है, ये एंगल थीटा है, यहां करंट फ्लो हो रही है I. ये तो खाली रेडियस है R. तो यहां पर हम कैसे निकालते हैं? पूरे सर्कल के लिए कितना होगा? म्यू नॉट I अपॉन 2R. उसके 360 हिस्से किए, 360 में से कितना एंगल हमने लिया? थीटा. थीटा. तो ये हमारे पास फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले को 2 बार लगाएंगे. क्यों 2 बार लगाएंगे? एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए. ठीक है. वो जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आएंगे उसकी वैल्यू निकलेगी. वैसे आप ये चेक कर सकते हैं. मुझे बताइए, ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनेगा कि बाहर बनेगा? किस रूल से देखेंगे? कर्व रूल से देखेंगे. ये कर्व रूल ये हमने ऐसे रखा तो किधर आया? बाहर की तरफ. तो ये जो B2 बनेगा, B2 ये किधर होगा? बाहर की तरफ. ये बाहर की तरफ. और ये जो B1 बना ये, हाँ, B1 अंदर की तरफ बना. नेचुरली अब अगर इन दोनों की वैल्यू हम निकालेंगे तो ऑपरेशन क्या होगा? एडिशन की सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन होगा. ठीक है. ये हम बात के लिए रख लेते, पहले वैल्यू निकालते हैं. ये फॉर्मूले को 2 बार यूज करिए. एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए. लेकिन उसमें प्रॉब्लम आएगा. प्रॉब्लम ये आएगा कि I दोनों के लिए एक जैसा नहीं है. एक I1 है और एक I2 है तो हम दोनों को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, दोनों को ऐड नहीं कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. तो पहले हमारा काम है कि I1 और I2 क्या फ्रैक्शन है उसको निकालना. जैसे ये I अपॉन 3 है, ये I अपॉन 4 है, ये I अपॉन 6 है, ये I अपॉन 2 है. ऐसा. तो I1 और I2 को पहले क्लियर करिए कितना होगा. दोनों I की भाषा में निकालिए. तो आपको ये निकालना है I1 इज इक्वल टू सो मच I, I2 इज इक्वल टू सो मच I. उसके बाद इसका फॉर्मूला एक बार B1 के लिए आप क्या रखेंगे? म्यू नॉट I1 अपॉन 2R थीटा अपॉन 360.
V2 के लिए क्या रखोगे? म्यू नॉट I2 अपॉन 2R, क्योंकि R तो सेम है दोनों के लिए। थीटा की जगह क्या होगा? यस, 360 माइनस थीटा अपॉन थीटा। ये अब इसको अगर माइनस करना है तो I1 और I2 यहां अटक जाएंगे, इसलिए इन दोनों को हमको किसमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए? I और I। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? वेरी गुड। यहां दोनों पर वोल्टेज कैसी है? सेम वोल्टेज है। क्या आप इन दोनों का रेसिस्टेंस जानते हैं? आंसर है जानते हैं। दोनों का रेसिस्टेंस R1 अपॉन R2, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो हमारी पहली एक्सरसाइज हो गई R1 अपॉन R2 निकालना। हमको क्या क्या मालूम है? हमको मालूम है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 कितना होगा? तो R1 अपॉन R2, इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2, तो R1 हुआ रो L1A और R2 क्या है? रो L2A। रो क्या चीज है? हाँ, फॉर्मूले इसीलिए एकदम आपके हाथ में रहने चाहिए। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो, तो R का रो से क्या रिलेशन होता है? रो L अपॉन A, तो रो L1 अपॉन A और R2 क्या होगा? रो L2 अपॉन A। ठीक है। A इज व्हाट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूरे में एक ही है क्योंकि एक ही तार है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो R1 अपॉन R2 कितना हुआ? L1 अपॉन L2। इसको याद रखिए, जरूरत पड़ेगी आगे R1 अपॉन R2 की। अच्छा, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? R1 अपॉन R माइनस R1, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहां से करंट को हमने डिवाइड करना, करंट को डिवाइड करना है। तो करंट को कैसे डिवाइड करते हैं? करंट को डिवाइड करते हैं R1 इंटू I1 इज इक्वल टू R2 इंटू I2। ये दोनों किसके बराबर होते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। इधर से पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? R2 इंटू I2 पोटेंशियल डिफरेंस। इधर से पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? R1 इंटू I1। अब ये दोनों बराबर आ गए। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो I1 अपॉन I2 कितना हुआ? I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू हाउ मच? R1, ये I2 इधर और ये इधर, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। ये ठीक है। अब बताइए R2 अपॉन R1 किसके बराबर है? L2 अपॉन L1। L2 अपॉन L1 किसके बराबर है? वेरी गुड, ठीक बोल रहे हो क्या? हाँ, देखिए ये लेंथ किस पर डिपेंड करती है? एंगल पर। इसका लेंथ का फॉर्मूला किस पर डिपेंड करता है? एंगल पर। ये पूरा लेंथ कितना होता है? R मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई R होता है ना। 2 पाई इज व्हाट? 360 डिग्री। ये वाला कितना होगा? R मल्टीप्लाइड बाय दिस एंगल। फिर से R की लेंथ किसके बराबर होती है? R अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल। R अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल। R अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल। ये है R1 ऑन L1। L1 अपॉन रेडियस इज इक्वल टू थीटा। L2 अपॉन रेडियस इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा। तो L1 अपॉन L2 कितना हुआ? L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 माइनस थीटा।
ये 360 माइनस थीटा। सो दिस इज L2 360 माइनस थीटा अपॉन L1 थीटा। दिस इज R2 अपॉन R1। ये इसकी वैल्यू आ गई, लेकिन हमें क्या चाहिए? I1 अपॉन I2। ये V1 अपॉन V2 निकालते हैं। V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू क्या आएगा? V1 अपॉन V2 निकालिए। दिस ओके, दिस अपॉन दिस एज क्या क्या कैंसिल हो गया? म्यू नॉट 2R और ये दिस अपॉन दिस, तो ये हुआ I1 अपॉन I2 और ये ऐसा पलट जाएगा। दिस विल बी थीटा स्क्वायर। वो तो 360 होगा। 360 माइनस थीटा और 360 थीटा थीटा कैंसिल हो रहा है क्या? ओ, ये 360 हो गया। 360, तो ये 360 कैंसिल। तो यहां पर क्या आएगा? थीटा अपॉन 360 माइनस थीटा। ये V1 अपॉन V2 की वैल्यू आएगी। ओके, I1 अपॉन I2 की वैल्यू हम कहां से निकाल सकते हैं? वो उधर देखिए, ये क्या चीज है? R2 अपॉन R1। R2 के साथ I कैसे रिलेटेड होगा? R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको V2 अपॉन I2, V अपॉन I2। R1 को क्या लिख सकते हैं? V अपॉन I1। फिर से कहीं किया हुआ है क्या? सर वही तो पहले देखना इक्वल्स के साइन के पहले R2 माइनस R1। ये I1 अपॉन I2, तो I1 अपॉन I2 किसके बराबर है? 360 माइनस थीटा अपॉन थीटा। I1 अपॉन I2 क्या है? 360 माइनस थीटा अपॉन थीटा। यहां रख दी इस वैल्यू को, तो ये क्या हो गया? V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 को हमने रखा I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा अपॉन थीटा मल्टीप्लाइड बाय थीटा अपॉन 360 माइनस थीटा। ये कैंसल, ये कैंसल, कितना आ गया? 1। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, यानी दोनों कैसे हैं? आपस में इक्वल। अब अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो एक की डायरेक्शन किधर है? अंदर, और दूसरे की डायरेक्शन बाहर, और दोनों इक्वल। तो नेट क्या हुआ? 0। क्या इसको थीटा से कोई अंतर आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि थीटा तो कैंसिल हो जाता है। कोई भी थीटा की वैल्यू हो, 30 डिग्री हो तो भी कैंसिल हो जाएगी, 70 हो तो भी कैंसिल हो जाएगी। इसलिए it does not depend upon theta and its value is 0. So its value is 0 for all values of theta. Okay? इसको फिर से एक बार देखिए, इधर ध्यान दीजिए। यहां पर इसके कारण बना V1 और इसके कारण बना V2। इन दोनों को हमने लिख लिया, जनरल फॉर्मूला ये यूज किया। एक बार इसको V1 रखा, उसमें लेंथ कितनी रखी? L1।
एक बार इसको V2 रखा, उसमें लेंथ कितनी रखी, सॉरी करंट I1 और इसमें करंट कितनी रखी I2। ये दोनों के फॉर्मूले हमने इससे बना लिए। उसके बाद हमने क्या बनाया, V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 और ये दोनों एंगल इधर आ गए, थीटा अपॉन 360 माइनस थीटा। अब हम यहाँ रुक गए। अब हमको क्या चाहिए, I1 अपॉन I2। I1 अपॉन I2 के लिए हम यहाँ पर आएंगे, इतना सारा आपको नहीं लगेगा। दिस इज I1, दिस इज R1। तो यहां पर हमने बनाया V हमें निकालना है I1 अपॉन I2। थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, I1 अपॉन I2 निकालना है और हमको मालूम क्या है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए और इसके लिए बराबर है। तो देखिए I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 डिवाइडेड बाय V अपॉन R2। ये ठीक है। दिस इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। क्यों? क्योंकि R किसके बराबर होता है, रो L अपॉन A। तो रो और A दोनों के लिए बराबर है, इसलिए सिर्फ क्या बचा, L2 अपॉन L1। और L2 अपॉन L1, L2 अपॉन L1 अपने सामने वाले एंगल के प्रोपोर्शनेट है। सो दिस इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा अपॉन थीटा। तो बस सिर्फ एक लाइन हमको लिखनी है, बाकी सब एक्सप्लेनेशन थी एक एक स्टेप की। अब तो आपको सब स्टेप आते हैं इसके। तो I1 अपॉन I2 यहां से निकाला, यहां रख दिया। जब यहां रखा तो इसके साथ कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया, 1 अपॉन 1। ठीक है। इस तरह से हमने निकाला कि V1 और V2 इक्वल होंगे थीटा की जो भी वैल्यू। तो ये याद रखिए, अगर हम इसको बड़ा करते हैं तो करंट छोटी हो जाती है और अगर इसको छोटा रखते हैं तो ये करंट ज्यादा हो जाएगी। अल्टीमेटली दोनों का मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा हो जाएगा, बराबर। ये बड़ी लेंथ के कारण करता है पर करंट कम है, ये छोटी लेंथ के कारण करता है पर करंट ज्यादा है। ठीक, इसलिए ऐसा बनेगा। ओके, तो सिर्फ ये वाला एक स्टेप, वो वाला एक स्टेप, थर्ड स्टेप इसका आंसर आ जाएगा।